की है। मुकाबला इस बात पर होता है कि किसने कितनी गाली दी, किसने कितनी बदतमीज़ी की, किसने कितनी बदतहजीबी की, किसने किसकी कितनी पगड़ी उछाली, किसी ने किसी की कितनी इज्जत उछाली, कितने बड़े किसी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए। और बजाय इसके कि आप यूथ को इन चीज़ों में मुकाबला करें, मुकाबला तो इस चीज़ पर होना चाहिए कि ई कॉमर्स कितना आपने इंट्रोड्यूस किया, प्रमोट किया, कितना आपने यूथ के लिए इनक्यूबेटर्स लगाए, दुनिया आज किस तरफ जा रही है, कितना आपने आईटी सेंटर्स बनाए। अभी आप आ रहे होंगे जब मॉडल टाउन में, तो आपने देखा होगा कि टॉलेस्ट बिल्डिंग वो अरफा करीम टावर जो है PITB, वो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया और वो बड़ा सक्सेसफुली आज भी चल रहा है। और कितने आपने टेक्निकल सेंटर्स बनाए, कितने आपने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स दिए, कितना आपने उनकी हैंड होल्डिंग की, कितना आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की, कितने आपने टेक्निकल सेंटर्स बनाए, कितने आपने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स दिए, कितना आपने उनकी हैंड होल्डिंग की, कितना आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की, कितना आपने यूथ प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। PMLN जब 2013 में आई थी तो नवाज शरीफ साहब ने, और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी पंजाब के अंदर लैपटॉप्स दिए यूथ को, स्कॉलरशिप्स दिए, और सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स नहीं दी, इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बाहर के मुल्कों में भी बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिले, जो और आसान किस्तों पर इंटरेस्ट फ्री लोन्स लोगों को दिए। और मैं उस वक्त यूथ प्रोग्राम मैं चला रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि उनका जो रिटर्न थी वो 99% थी। लोगों ने वो लोन्स लिए, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए और उसके बाद वो रिटर्न भी किए लोन। 99% जो है वो उसका परसेंटेज थी, वो वापस भी करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान की यूथ के अंदर, लेकिन उनको हमने जेल भरो तहरीक में लगा दिया। भाई कभी किसी ने कॉलेज भरो तहरीक चलाई, किसी ने यूनिवर्सिटी भरो तहरीक चलाई, किसी ने स्कूल भरो तहरीक चलाई, आप उनको कह रहे हो कि जेलें भरो। और जेलें भी जो आपके अपने बच्चे हैं वो इंग्लैंड में आराम से बैठ के जो है वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को आप कहते हैं कि आके यहाँ पे जेलें भरो। जेबें आपने भरी हैं, चोरियां आपने की हैं, तो लोगों के बच्चे क्यों जेलें भरें? और देखो अभी मुझे आज फिर याद आता है कि जब इमरान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, तो वो आपको याद है वो जो बच्चों की PTI के बच्चों की शहादत हुई थी, आई थिंक कंटेनर से गिर के भी कोई शहादत हुई थी, और एक कहीं और से कोई एक्सीडेंट हुआ था लॉन्ग मार्च में। वो लॉन्ग मार्च क्या था, उसके मकासद क्या थे? उसके मकासद पाकिस्तान के लिए थे, उसके मकासद यूथ की बेहतरी के लिए थे। वो पर्सनल एजेंडा था कि वो जो अपॉइंटमेंट होनी थी उसमें रखना डालना था, हुकूमत ख़त्म करनी थी। और वो आज जो बच्चे शहीद हो गए हैं उनको तो पूछने वाला भी कोई नहीं है। जिस घर से एक बच्चा, किसी का बेटा, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, किसी बहन का भाई जब जाता है तो उनका पूरा फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो आपने अपनी सियासत चमकाने के लिए बच्चों की जानें ली, और किस लिए? कोई नेशनल कॉज नहीं था आपका। फिर आपके पास ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, सिर्फ गिराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। ना आपके पास कोई माशी प्लान है, ना आपके पास कोई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ना आपने कोई प्रोजेक्ट दिया। मेगा प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, आपने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं दिया। कोई एक कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक मोटरवे, कोई एक एक्सप्रेसवे, कोई एक बिजली का मंसूबा, कोई एक CPEC जैसा कोई मंसूबा निकाल के दिखा दें, कुछ भी नहीं। झूठ का नाम बयानिया रख दिया। सोशल मीडिया के नाम पर आप लोगों की इज्जतें उछालने की कैंपेन्स चलाते हैं, और सोशल मीडिया पे हमें भी मुकाबला करना पड़ता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हमें वो मुकाबला करना पड़ता है। हमारे पास तो सच्ची बातें करने के लिए आपने झूठ का नाम बयानिया रखा हुआ है आजकल, और बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट है। मैं आज आप सबके थ्रू पाकिस्तान की यूथ से मुखातिब हूँ। ये बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि परफॉर्मेंस की जगह जो है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स ने ले ली। जो
नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, कौमी बयानियाँ होना चाहिए, उसकी जगह झूठ के बयानिए ने ले ली और इन सब चीज़ों ने परफॉर्मेंस को भी रिप्लेस कर दिया और जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स थी उसको भी रिप्लेस कर दिया। आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान का माशी तौर पे पाकिस्तान का क्या हाल है। इकॉनमी आपकी स्टेबलाइज नहीं हो रही और आप ये देखो कि आपको इस वक्त तरक्की के नैरेटिव की ज़रूरत है, कौम को जोड़ने की ज़रूरत है, एक पेज पे आने की ज़रूरत है, आप उनको तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त बयानियों की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को इस वक्त परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। इंडिया को आप देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बेंगलोर में आईटी रेवोल्यूशन आया हुआ है, उन्होंने सिलिकॉन वैली को कॉपी किया है और हम क्या कर रहे हैं। इतना आप देखें जो पाकिस्तान के माशी हालात है ना, नवाज शरीफ साहब ने तो जब सी पैक शुरू किया उसमें उसकी वजह से इतने प्रोजेक्ट्स आए, प्रोजेक्ट्स की वजह से इतनी नौकरियों के दरवाजे खुले, तो वो तो 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देख के फरार हो गया। उसने तो लोगों को यूथ के नाम पे बेवकूफ़ बनाया। तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को यहाँ पर आज ख़त्म होना चाहिए। हमें भी जो आईटी रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में आया है हमें उसको पाकिस्तान में लाना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ई कॉमर्स को हमें, क्योंकि नौकरियां अब जो हमारी फॉल्टरिंग इकॉनमी इस वक्त हम नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप्स पे अपने कंप्यूटर्स पे लोग बैठ के बच्चे जो हैं वो बहुत कमा सकते हैं, 1000 2 हज़ार डॉलर्स महीने के बैठ के कमा सकते हैं। उन लोगों को वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देना, उन लोगों की हैंड होल्डिंग करना, उन लोगों की ट्रेनिंग्स करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और जो सियासत इन्होंने शुरू की है उसका भी हाल देख लें। मतलब ज़ेनी मरीज़ों की एक सियासत शुरू कर दी है। कौम को भी, खुद तो ज़ेनी मरीज़ थे, कौम को भी ज़ेनी मरीज़ बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले, अब कल मैं टीवी देख रही थी, जब से ये गवर्नमेंट ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको लगा कि कामयाब होगा, तो जी यूएस ने, अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी। अमेरिका रजीम चेंज साजिश हो गई जी, और अमेरिका डोनाल्ड लू ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर दी। वो साइफ़र आ गया अचानक कहीं से। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफ़र फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। मेरी पुरानी तकरीरें, स्पीचेस, मीडिया टॉक्स उठा के देख लें, मुझे तो पता था झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। तो बड़ा हमने पिछले कई माह में सुना कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई ज़ेनी ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत, साइफ़र, हकीकी आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट, अमर बिल मारूफ। तो आज मैं पूछ सकती हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का क्या हुआ? वो अमर बिल मारूफ की जो कैंपेन, कुरान पाक की एक आयत की आपने एक झूठ पे बेस्ड कैंपेन चलाई, उसका क्या हुआ? गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ? और आज आप लोगों को आसान ज़बान में बताएं, कौम को, यूथ को बताएं जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की है, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था, आपने धोखा दिया था लोगों को। और आप देखें कि सिर्फ ये अमेरिका वाली बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के रिलेशंस हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों के साथ, उसको इन्होंने जेपडी में डाल दिया, उसको इन्होंने ख़तरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि आपने उस वक्त आवाम को कोई बात बतानी थी कि मेरे ख़िलाफ़ तो साजिश हो गई। और वो जो जलसों में ख़त लहराते थे कि ये साइफ़र है, वो ख़त आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयानिया? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो ज़मान पाक में होनी चाहिए। वो जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए उसके ऊपर। फिर आपने पहले एक बयानिया बना दिया कि हम कोई ज़ेनी ग़ुलाम तो नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी, डोनाल्ड लू ने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद आपने लॉबिंग फर्म्स, आपको पता चला कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आपने फिर लॉबिंग फर्म्स हायर की, अमेरिकन टेलीविज़न को और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। उसमें आपने कहा कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई साजिश हुई थी मेरे ख़िलाफ़। और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो क्या वो सारे बयानिए जो है वो वफ़ात पा गए? लेकिन ये तो सवाल करना बनता है ना कि कौम से झूठ क्यों बोला? आप सब यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे, आप अपने हलकों में लोगों को पूछें कि
कि जिन्होंने इनकी बात पे यकीन किया था उनको आज ये सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। हमें हमारी गाड़ियों पे जो एब्सोल्युटली नॉट के और वो गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाए थे, वो क्यों लगवाए थे हमसे। आज उन स्टिकर्स का क्या करना है, उतार के रख दें या लगे रहने दें। और फिर उस झूठे बयानिए की वजह से, उस झूठे बयानिए के लिए इन्होंने लोगों को गद्दार कहा, लोगों को गैर मुल्की एजेंट कहा, लोगों को कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बाहर से साजिश आई है, ये ऐसा हुआ है। कोई नदामत है उस झूठ की? कोई शर्मिंदगी है उस झूठ की? और अगर आप समझते थे, अगर आप अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं थे, तो कौम को क्यों भड़काए? क्यों पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ जो रिलेशंस थे उनको आपने जेपरडाइज किया? क्यों आपने उनको ख़तरे में डाला? तो अब आवाम को आके बताओ ना कि आपने अमेरिका से माफ़ी मांग ली। उर्दू में बताओ आवाम को, उनको पता चले कि आपने कितना बड़ा झूठ बोला है। और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। तो ये वही शख्स है जो जब तक हुकूमत में था कहता था कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा कोई जमहूरी चीफ अवामी स्टाफ नहीं गुजरा। कमर जावेद बाजवा साहब ने जितनी मेरी हुकूमत की मदद की है किसी ने नहीं की। और ये वही शख्स है ना जो आज कह रहा है कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत को घर भेजा। वो जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया कि आपको एक दफ़ा तो मैं दे चुका हूँ एक्सटेंशन, दूसरी दफ़ा आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें। आप सोचें कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था, जिसको आज वो मीर जाफ़र कह रहा है, मीर सादिक कह रहा है, जानवर कह रहा है, जिसको ये कह रहा है कि इसने मेरी हुकूमत गिराई। उसको उसने ताहयात एक्सटेंशन देने की बात की। और फिर आप ये देखो कि इनके पुराने इंटरव्यू सुन लें। ये कहते थे कि अगर मैं इक़्तिदार में आया और इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी बात ना मानी तो मैं आवाम के पास जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही थी। तो आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा घर चले गए तो आज आपको पता है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। मैं उनको कोई बेल आउट नहीं दे रही यहाँ पर, लेकिन आज जब आपको पता है कि वो अमेरिका ताकतवर है, वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है और वो आपको नुकसान भी आपको उस बयानिए का हो सकता है, तो आज आपने जो निशाना है उस पर आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को रख लिया। उस वक्त आपने क्यों आप उनसे छुप छुप के, हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे? तो क्या बात कर रहे थे उनसे? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि मेरी हुकूमत आपने ख़त्म की? उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे वापस हुकूमत में ले आएं। और आज भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक मुलाकात करा दें, और फिर आप कहते हैं कि ताली नहीं बज रही, ताली एक हाथ से बजती है। इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती हैं आने के लिए, ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो बात जब आके करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी जो जज्बा है और कितनी सच्चाई है बात में। और जब आप फैक्ट्स को देखते हैं तो आपकी अकल दंग रह जाती है। इंसान को यकीन नहीं आता कि एक इंसान इतना बड़ा मुनाफिक जो है वो कैसे हो सकता है। कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की कोई वो नहीं, जनरल बाजवा सुपर किंग थे, तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था उस वक्त, तो वो सुपर किंग थे। लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती है। उस वक्त जनरल बाजवा सुपर किंग थे, लेकिन वो जो आपकी वाइफ जो करप्शन के दास्ताने रकम कर रही थी, जो फरागोगी करप्शन की दास्ताने रकम कर रही थी, उसमें आपको पूरी आज़ादी हासिल थी। उसमें आपको जब किसी ने जाके कहा कि आपके घर में ये चोरी चकारी और वारदात हो रही है, तो आपने उसकी बात सुनने की बजाय उसी इंसान को आपने निकाल दिया, उसे कहा चलो जाओ। तो ये है असल हकीकत जो हमें आपको भी समझनी चाहिए और पाकिस्तान की यूथ को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं इसलिए ये बातें आज आपसे कर रही हूँ कि आपको भी ये इंसल्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस की
यूथ की इंसल्ट है कि आप समझ रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पे शायद आपकी तरह इतने माजूर हैं कि आप झूठ बोलेंगे वो सुन लेंगे, मान लेंगे, आप यू टर्न्स लेंगे तो वो मान लेंगे। और ये बड़ी एक यूथ की कंजम्पशन के लिए बात है कि पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ कि एक बड़ी कंसर्टेड और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन सियासतदानों के ख़िलाफ़ चलाई गई, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, नवाज शरीफ साहब हों, या वो और कोई भी जमात हो, उनके ख़िलाफ़ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई गई, उनको चोर कहने की, उनको डाकू कहने की, उनको करप्ट साबित करने की। और एक शख्स को सादिक और अमीन करार देने के लिए उन्होंने सबको जो है वो गंदा किया। और आज मैं उस शख्स से पूछती हूँ जिसने उस शख्स की उसको मैं ढूंढ रही हूँ, वो साकिब निसार, वो डैम वाले बाबा जी, मैं आज उनको ढूंढ रही हूँ कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया, आपको ख्याल नहीं आया कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? उसको फरिश्ता बना के आपने पेश किया और पता ये चला कि जिन पे चोरी चकारी डाके का इल्ज़ाम थे उनकी तो आज पूरी दुनिया बोल रही है, करने वाले खुद बोल रहे हैं। आप देख लो नवाज शरीफ के खिलाफ कल में जनरल बाजवा साहब की वो एक हमारे एंकर है वो बता रहे थे कि जनरल बाजवा साहब कहते हैं मेरे पास वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जब इमरान खान उनके पास आता था और जब हम नवाज शरीफ पे क्रैकडाउन हो रहा था तो कहता था बड़ा अच्छा किया आपने नवाज शरीफ को शिकंजे में पकड़ लिया, अब आप नवाज शरीफ के साथ ये करें, अब आप वो करें, अब उसको डिस्क्वालीफाई करें, अब उसको जेल में बंद करें। तो ये अल्लाह ताला की शान नहीं है कि आज करने वाले खुद बोल रहे हैं, एक दूसरे को मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे हैं, एक दूसरे को झूठा कह रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो गवाही है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है और उन लोगों की तरफ से आई है जो उनको ख़राब करने में शामिल थे। तो एक दिन झूठ को झूठ साबित होना होता है, सच को सामने आना होता है, लेकिन इस सच को लेकर आप सब टॉर्च बेयरर्स हो, इस सच को लेकर आपको अपने अपने लोगों के पास जाना है, उनको ये सच बताना है। और जिनको चोर डाकू कहा उनके खिलाफ तो कुछ नहीं निकला, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए क्योंकि झूठ पे मबनी थे। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इस घड़ी चोर ने जो लोगों को इल्ज़ाम लगाया, हर वो इल्ज़ाम जो ये मुखालिफिन पे लगाता था वो आज इसके ऊपर ख़ुद साबित हो गया। इसके घर की 2 ख़वातीन ने, एक जो पीरनी साहिबा हैं वो और एक जो फराग होगी, सिर्फ 2 ख़वातीन ने कई अरब की चोरी की। और अगर 2 ख़वातीन एक घर से इतनी बड़ी चोरी कर सकती तो आप सोच लें इस पार्टी का क्या हाल होगा। एहतसाब की बात करने वाले ने KPK में एहतसाब के हर इदारे को ताले लगा दिए और जो चेयरमैन नैब था उसको वीडियो दिखा दिखा के ब्लैकमेल करता रहा। वो तैयबा गुल को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हब्से बेजा में रखा क्योंकि मुखालिफिन को सजाएं देनी थी। इस किस्म के ज़हनी मरीज़ को हमारे पे लाके मुसल्लत कर दिया। तो फिर पाकिस्तान का जो आज हाल है वो होना था ना। IMF का मैंने तो अपनी स्पीच में कहा, मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को और इसाक डार साहब को IMF के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, इसको लाके बिठाना चाहिए घड़ी चोर को कि ये बैठे और बताए कि मैंने IMF से क्या मुआहदा किया है, क्या शराइत रखी, हर चीज़ उनके हाथ में दे दी और फिर जाते जाते आप उस मुआहदे को फ्लाउट भी करके चले गए। आज हम अगर उस मुआहदे को ऑनर करते हैं तो महंगाई आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और आज अगर हम उस मुआहदे को ऑनर नहीं करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के नहज पे पहुंच जाता है। तो ये तो चाहते हैं, ये इंतज़ार में बैठे हैं। आप शौकत तरीन साहब की ऑडियोज़ देख लें, इन्होंने पूरी कोशिश की, वो जो ऑडियो लीक्स हुई है उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज़ है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। भाई आप इक़्तिदार में हो ना हो, आप किस तरह अपने मुल्क के लिए बुरा सोच सकते हैं? और सिर्फ बुरा सोच नहीं सकते, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि तुम लोग कुछ ना करना, करने दो डिफ़ॉल्ट इस मुल्क को। किस तरह आप रात को इस ज़मीर के साथ सोते हैं कि आपने वो जो मुल्क आपकी माँ है, ये धरती जो आपकी माँ है, उसके साथ आपने क्या सलूक किया? कैसे आपको नींद आती इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर? और देखें, कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। मज़हब की तरफ आ जाए, इन्होंने मज़हब का कितना बुरा इस्तेमाल किया। वो मजहबी, पूरी दुनिया ने देखा कि वो ट्रक पे खड़े हैं और वो उनको कह रहे हैं खान साहब ज़रा मजहबी टच दें।
यानी मज़हब के नाम, मज़हब मतलब जो शख्स मज़हब को इस्तेमाल करता है अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए, मैं समझती हूँ उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। क्योंकि आप उसको जब सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप फिर ये बड़ा एक ऐसा, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आपने लोगों को अब मुझे ये बताएं, रियासत मदीना का आपने नारा दिया, तो रियासत मदीना में यू टर्न लेने वाले का अंजाम क्या होता? यू टर्न का मतलब क्या है? यू टर्न कोई सियासी टर्म नहीं, यू टर्न का मतलब है कि आपने पहले झूठ बोला था। तो रियासत मदीना में जो शख्स झूठ बोले और हुक्मरान रहा हो और कौम को गुमराह कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? उसकी सज़ा क्या है रियासत मदीना में? उसको फितना कहते हैं। और फितने को ख़त्म करने का हुक्म है सियासी तौर पे। रियासत मदीना में अगर टिरियन वाइट का केस होता तो उस शख्स का क्या अंजाम होता? कभी ये सोचा? तोशा खाना केस अगर रियासत मदीना में रजिस्टर हुआ होता, वो रियासत मदीना जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने एक कुर्ते का भी हिसाब दिया, अगर यही तोशा खाना केस रियासत मदीना में रजिस्टर हुआ होता तो उसकी क्या, मुजरिम की क्या सज़ा होती? झूठ बोलने वाले की क्या सज़ा होती? आपकी खातून खाना दोनों हाथों से रिश्वत लेती रही और आप हुक्मरान बन के बैठ के उसके ऊपर उसको पेट्रोनाइज करते रहे, ऐसे शख्स की क्या सज़ा होती रियासत मदीना के अंदर? फिर आपने 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो आपने अब पाकिस्तानी कौम का पैसा, जो पाकिस्तानी कौम की अमानत थी, वो आपने अपने दोस्त की जेब में डाल दी। काबीना को भी नहीं बताया कि उस बंद लिफाफे में क्या है, क्योंकि आपने उनको हेल्प करना था। तो ऐसे शख्स की रियासत मदीना में क्या सज़ा होती? तो ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात है। आपको हम जो PMLN की यूथ को रीऑर्गेनाइज करने लगे हैं, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये PMLN की बात नहीं है, ये इलेक्शंस की बात भी नहीं है, ये इस मुल्क और कौम के फ्यूचर की बात है। तो ये फितने को पहचानना, उसको बेनकाब करना हमारा कौमी फरीज़ा है। उसको सियासी तौर पे उठा के बाहर फेंकना हमारा कौमी फरीज़ा है। इस मुल्क को एक्सटर्नल थ्रेट कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस मुल्क को अगर थ्रेट है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, क्योंकि जब तक वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल पॉलिटिकल इल्स, तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अपने हम यूथ को रीऑर्गेनाइज करने की और उसमें हम उसको शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये एजेंडा है, इसीलिए मैंने आज आप सबको आज बुलाया है और इस पे हमें काम करना है। उनको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की तरफ लेके आना है, उनको हमने एक विज़न देना है, उनको हमने मौक़े फ़राहम करने हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनको हमने टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। उसके लिए उनको जो भी सहूलियात, जो भी उनको हैंड होल्डिंग, जो भी हेल्प उनको रिक्वायर्ड है वो हमने उनको देनी है। तो हम बहुत जल्द एक चार्टर ऑफ यूथ अपना कौम के सामने लाएंगे, जिसमें मैं ये समझती हूँ कि जो यूथ है उसकी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और हुकूमत को किस तरह से यूथ की जो है वो हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, ताकि उनको भी एक डायरेक्शन मिले। वो भी एक जो अपना एक बहुत बड़ा बल्ज है यूथ का, मेजॉरिटी है इस वक्त पॉपुलेशन की, तो उनको हम कंस्ट्रक्टिवली जो है वो अपने साथ इन्वॉल्व भी करें और उनको यूथ इस कौम की तकदीर बदल सकती, तो उनको हम अपने फोल्ड्स में शामिल भी करें। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि हम आपकी सबकी मदद के साथ, क्योंकि ये नई लीडरशिप आप ही में से आएगी और नए MNAs, MPAs और जो और भी फ्रंट लाइन पे जो लोग भी हैं वो आप ही में से आएंगे। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज लेकर आप अपने अपने हलकों में यूथ में जाएं और उनको ये मैसेज डिलीवर करें। थैंक यू वेरी मच। पार्टी की नौजवान क़यादत से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नौजवानों को रोजगार, सस्ते कर्जे और लैपटॉप दिए। इमरान नियाजी के पास घेराव जलाओ के सिवा कोई नारा नहीं। जिस शख्स के अपने बच्चे बाहर हैं वो इक़्तिदार की हवस में दूसरों के बच्चों से जेलें भरना चाहता है। इल्ज़ाम खान ने मुल्क तबाह किया और दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए।
मरीम नवाज ने कहा कि जेल भरो तहरीक चलाई, कभी यूनिवर्सिटी तहरीक भरो नहीं चलाई। इमरान खान के अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं और जब इनको लगा कि अदम एतमाद कामयाब होने लगी है तो उन्होंने अमेरिका की साजिश और जो उन्होंने बयानिया बनाया था कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, तो वो नारा इन्होंने लगाया। अब इस नारे का क्या होगा?